नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गुंडागर्दी पार्ट 3। भोर के उजाले के साथ देवराज चौहान कृष्णलाल के घर पहुंचा। गन को वह उसी छत पर छोड़ आया था। कृष्णलाल और जगमोहन गहरी नींद में थे, परंतु उसे आया पाकर दोनों फौरन उठ गए। तुम तो रात भर ही नहीं लौटे, जगमोहन बोला। कृष्णलाल, चाय तो पिला दे, देवराज चौहान ने कहा। अभी बनाता हूँ, मेरे लिए भी बना देना। सबके लिए बनेगी, सब्र कर। कृष्णलाल किचन में चला गया। देवराज चौहान ने रात भर की सारी कार्यवाही जगमोहन को बताई। तुमने तो एक ही रात में बहुत कुछ कर डाला। जगमोहन ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान जवाब में कंधे उचकाकर रह गया। किशोरी लाल के साथ दूसरा कौन था मरने वाला? नाम तो नहीं मालूम, लेकिन गन के लेंस से जो देखा उससे महसूस हुआ कि वह उन सबसे बड़ा था, लेकिन एक बचकर इमारत में घुस गया। जगमोहन ने सिगरेट सुलगा ली। गुंडागर्दी डिपार्टमेंट को तो उसी 4 मंजिली इमारत से कंट्रोल किया जाता था। हाँ, तो अब वह अपना कौन सा हेडक्वार्टर बनाएंगे? यह तो जाहिर है कि वहाँ पर इतना खून खराबा होने के बाद अपना हेडक्वार्टर वह लोग अवश्य बदलेंगे। वह ना भी बदलें तो भी उन्हें बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा। क्या मतलब? आज रात हम उस इमारत को बारूद लगाकर उड़ा देंगे। दुश्मन की जिस बाह के पीछे पड़ो उसे उखाड़ कर रख दो, ताकि वह अपंग होकर रह जाए। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। तभी कृष्णलाल ट्रे में चाय के 3 कप ले आया। उसने भी देवराज की बातें सुन ली थी। जब दोनों ने चाय के प्याले उठा लिए तो कृष्णलाल भी चाय का प्याला उठाकर घूंट भरता हुआ गंभीर स्वर में बोला, इतने ही बहादुर हो तो मेरा भी एक काम कर दो। क्या? मेरी दुकान इन लोगों ने छीन कर वहाँ ऑफिस बना रखा है, वहाँ भी सबको मार दो। कहाँ है तुम्हारी दुकान? कृष्णलाल ने अपनी दुकान के बारे में अच्छी तरह समझाया। मेरी दुकान छीन कर कमीनों ने मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं कहीं का भी नहीं रहा। ठीक है, आज देखेंगे तुम्हारी दुकान को, देवराज चौहान बोला। अब तुम यादव के पास जाना और उससे बारूद और मेकअप का सामान ले आना। मुझे उसके पास जाते हर बार डर लगता है कि कहीं वह मुझे बंद न कर दे। बहुत ही कड़वा इंस्पेक्टर है। कृष्णलाल ने गहरी सांस ली। चिंता मत करो, तुम्हें वह कुछ नहीं कहेगा। तुम इस काम से निपटो, यादव के पास से होकर आओ। मैं कुछ घंटों की नींद ले लेता हूँ। बाजार के कोने में ही बहुत बड़ी शॉप थी, जो कि कभी कृष्णलाल की थी, परंतु अब वह गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का कार्यालय बन चुका था। दुकान के शीशे के दरवाजे के बाहर स्टूल पर चपरासी मौजूद था। देवराज चौहान और जगमोहन ने आसपास का निरीक्षण किया। शाम के 3 बज रहे थे। देवराज चौहान ने अपने सिर के बालों पर सफ़ेद स्प्रे करके बालों को सफ़ेद बना रखा था। कनपट्टियों के बाल कुछ कुछ काले थे। होठों पर सफ़ेद काली मूंछों का मिश्रण था। आज शरीर पर कृष्णलाल के ढीले ढीले कपड़े मौजूद थे। जगमोहन अपने पुराने पहरूप में था। दोनों आगे बढ़े और सड़क पार करके चपरासी के पास पहुंच गए। क्या काम है? उनके करीब पहुंचते ही चपरासी बोला। अंदर जाना है, देवराज चौहान ने कहा। मैंने पूछा है कि क्या काम है? चपरासी का स्वर कड़क था। तभी जगमोहन ने साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। चपरासी का चेहरा भय से सफ़ेद पड़ गया। रिवॉल्वर पर साइलेंसर है, गोली चलने की आवाज़ नहीं होगी, जगमोहन गुर्राया। चपरासी बुद्ध की तरह स्टूल पर बैठा का बैठा रह गया। देवराज चौहान ने शीशे वाला डोर धकेला और भीतर प्रवेश कर गया। यह 10 फीट लंबा चौड़ा कमरा था। ऐसा ही कमरा पीछे भी था। दोनों कमरों में फाइलों का ढेर लगा हुआ था। पहले कमरे में 3 आदमी मौजूद थे। 2 तो उसे देखकर भी अपने काम में व्यस्त रहे। तीसरा उसकी ओर आकर्षित हुआ। कहाँ से आए हो? उसने देवराज चौहान से पूछा। देवराज चौहान ने जेब में हाथ डालकर हाथ बाहर निकाला तो हाथ में साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर देखकर वह चौंका। अन्य दोनों ने भी जब उसके हाथ में रिवॉल्वर देखी तो चेहरों पर अजीब से भाव आ गए। जानते हो यह जगह कौन सी है? हाँ, गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा। तीनों उसे ध्यानपूर्वक देखने लगे। एक का हाथ जेब की तरफ सरका। तुम हो कौन? देवराज चौहान। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। तुम जेब से रिवॉल्वर निकालने जा रहे हो, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने होठ भींचकर ट्रिगर दबा दिया। पिट की हल्की आवाज़ हुई। सामने बैठे आदमी की खोपड़ी के चीथड़े चीथड़े उड़ गए।
खून की छींटे दीवार पर जा पड़े। सिर सहित धड़ कुर्सी पर ही लुढ़क गया। अन्य दोनों ने घबराकर उठना चाहा, तभी देवराज चौहान ने 2 बार ट्रिगर दबाया। वह दोनों भी वहीं ढेर हो गए। इस काम में जरा भी शोर शराबा नहीं हुआ। देवराज चौहान दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां पर सिर्फ एक ही आदमी था, जो पुरानी फाइलों में से किसी एक फाइल को खोज रहा था। ढेरों फाइलें उसके आसपास बिखरी पड़ी थी और वह ऊपर रैक पर चढ़ा हुआ था। देवराज चौहान और उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर देखकर वह नीचे आने को हुआ कि देवराज चौहान ने खूंखारतापूर्ण सर्द लहजे में कहा, वहीं रहो। वह वहीं रैक पर ही लटका रहा। तुम भीतर कैसे आ गए? वह हड़बड़ाए स्वर में बोला। चलकर। मेरा मतलब है, बाहर वालों ने तुम्हें रोका नहीं? वह मरे पड़े हैं। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम देवराज चौहान तो नहीं? वह हकलाया। हाँ, लेकिन वह तो जवान है। हमें तो यही बताया गया है। बालों को स्प्रे से सफ़ेद भी किया जा सकता है। देवराज चौहान क्रूरता से हंसा। वह सूखे होठों पर जीभ फेर कर देवराज चौहान को देखता रहा। एक बात तो बताओ, क्या पिशोरी लाल के बाद इस डिपार्टमेंट का खास आदमी कौन है? शिव कुमार राणा। शिव कुमार राणा? यह कौन है? क्या करता है? कहाँ मिलता है? चौरंगी लेन पर हरे रंग की इमारत है, वहीं पर रहता है। इमारत के एक हिस्से में डिपार्टमेंट वालों का ऑफिस भी है। उसने घबराए हुए स्वर में कहा। गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का मालिक कौन है? मैं नहीं जानता। पिट पिट 2 बार हल्की सी आवाज उभरी और वह रैक छोड़कर फर्श पर आ गिरा। फर्श खून में लाल होने लगा था। देवराज चौहान बाहर आया। रिवॉल्वर वह जेब में डाल चुका था। जगमोहन अभी तक रिवॉल्वर चपरासी के पेट में घुसाए खड़ा था। छोड़ दो इसे, देवराज चौहान ने कहा। इसके बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अगर जिंदा रहना चाहता होगा तो भविष्य में शराफत की जिंदगी बिताएगा। जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में डाल ली। दोनों आगे बढ़ गए। चपरासी पसीना पसीना हुआ पड़ा कांपे जा रहा था। उसमें इतनी भी हिम्मत न बची थी कि भीतर झांक भी पाता। देवराज चौहान पैदल ही आगे बढ़ गया। कार उन्होंने कुछ ही दूरी पर खड़ी कर रखी थी। दोनों सतर्क थे, परंतु किसी प्रकार का खतरा सामने नहीं आया। किसी की निगाह इस हादसे पर नहीं पड़ी थी। अगर पड़ी भी होगी तो उसे अनदेखा कर दिया था। सामने ही चौराहा था। चौराहे के पार उनकी कार खड़ी थी। दोनों उस तरफ बढ़ रहे थे कि एकाएक वातावरण में मौत की घड़ी की टिक टिक गूंज उठी। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें आपस में मिली। सड़क पर चलते लोगों में एकाएक अफरा तफरी फैल गई थी। आतंक से जड़े लोग सड़क छोड़कर एक तरफ हटने लगे थे। सड़क पर जाते वाहन भी साइड में रुकने लगे थे। देवराज चौहान और जगमोहन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तभी चौराहे पर जीप कार प्रकट हुई। मोड़ मुड़ते ही जीप के ब्रेक दबते चले गए, क्योंकि जीप के सामने देवराज चौहान और जगमोहन आ खड़े हुए थे। गुंडागर्दी डिपार्टमेंट की लाल सुर्ख जीप थी। एक स्टीयरिंग सीट पर था और अन्य 4 खतरनाक चेहरे खुली जीप पे खड़े थे। वह सब इन दोनों को घूरने लगे। या तो यह दोनों शहर में नए हैं, जो कि हमें नहीं जानते, या फिर पागल हैं और मौत ही इन्हें हमारे सामने खींच लाई है। एक ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। मारकर इनकी लाशों पर से जीप निकाल ले चलो। दूसरा गुर्राया। इससे पहले कि कोई कुछ करता। पलक झपकते ही देवराज चौहान के हाथों में रिवॉल्वर प्रकट हुई और पिट की हल्की सी आवाज के साथ जीप ड्राइवर की खोपड़ी के चिथड़े उड़ गए। स्टार्ट जीप पर वो क्लच पर पांव रखे था कि गोली लगते ही जीप ने तीव्र झटका खाया और इंजन बंद हो गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। उसी पल देवराज चौहान ने 2 बार एक साथ ट्रिगर दबाया। जीप में खड़े 4 में से 2 के शरीर को झटका लगा और वह उछलकर जीप से नीचे जा गिरे। चौथे ने फौरन रिवॉल्वर सीधी करके देवराज चौहान पर फायर किया। तभी जगमोहन उस पर फायर कर चुका था। गोली उसकी छाती में लगी। वह जीप में ही लुढ़क गया। देवराज चौहान अपनी जगह छोड़ चुका था, इसलिए उसे गोली नहीं लगी। यह सब कुछ इतनी जल्दी घटित हुआ कि 5वां स्तब्ध सा हाथ में रिवॉल्वर थामे जीप में गधों की तरह खड़ा रह गया। वह समझ ही नहीं पाया कि क्या करे और क्या न करे। अंत में सिर्फ इतना ही समझा कि एक बेआवाज अंगारा उसकी छाती में आ धंसा। वह भी जीप में औंधे मुंह जा गिरा। देवराज चौहान और जगमोहन ने गहरी सांस ली। गुंडागर्दी डिपार्टमेंट की जीप कार लावारिस खड़ी थी और 5 लाशें। यह नज़ारा 50 ने देखा। सबके चेहरों पर हैरानी और खौफ था।
देवराज चौहान और जगमोहन तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गए। खाली चैम्बर उन्होंने पुनः भर लिए, चौराहा पार करके कार में बैठे और कार आगे बढ़ा दी। यह खूनी सिलसिला रुकना इतना आसान नहीं है, जगमोहन बोला। जानता हूँ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। नीचे वालों की जाने लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला। डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को मारने से ही बात बनेगी। यह भी तो मालूम नहीं कि इस खतरनाक डिपार्टमेंट को कौन चला रहा है। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। मालूम हो जाए तो उसका कोई इंतजाम किया जाए। देर सवेर में यह बात तो हमें मालूम होकर ही रहेगी। देवराज चौहान सख्त स्वर में कह उठा। तब फैसला होगा। चंद पलों तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। गुंडागर्दी डिपार्टमेंट के लोगों में अब तक दहशत फैल ही चुकी होगी। हाँ, कुछ हद तक तुम्हारी बात सही है। इसके साथ ही हमारी जान को खतरा और भी बढ़ गया है। वह लोग हर हाल में हमें तलाश करके मार डालना चाहते होंगे। हमारे कारण इन लोगों का धंधा चौपट हो रहा होगा। जवाब में देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हमें हद से ज़्यादा सावधान रहना होगा। गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का हर आदमी इस समय हमारे खून का प्यासा होगा। उन लोगों ने कई खतरनाक हत्यारों को अब तक मैदान में छोड़ दिया होगा कि हमें जल्द से जल्द खत्म करा जाए। सही कह रहे हो, जगमोहन बोला। अब कहाँ चल रहे हो? चौरंगी लेन पर हरे रंग की इमारत है। वहाँ पर शिव कुमार राणा है, गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का खास ओहदेदार। पिशोरी लाल के बाद उसका ही नंबर आता है। अब उससे निपटेंगे। देवराज चौहान के दांत खिंच गए। अब तक तो इस राणा ने अपनी सुरक्षा के लिए सारे प्रबंध कर लिए होंगे। हमारे लिए यह मामूली बातें हैं। हमें हर हाल में अपना काम पूरा करना है। कंवरपाल यादव को एपीसी योगेश खन्ना का बुलावा आया तो वह सीधा हेडक्वार्टर योगेश खन्ना के ऑफिस में पहुंचा। योगेश खन्ना का चेहरा बता रहा था कि वह क्रोध में है। उसने उखड़ी निगाहों से यादव को देखा। इंस्पेक्टर यादव, मैंने तुम्हें कहा था कि उस इंसान को पकड़ो या मारो जो गुंडागर्दी करने वालों को मार रहा है, लेकिन तुमने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया। कदम तो मैंने बहुत उठाए हैं सर, परंतु अभी तक कामयाबी नहीं मिली, यादव ने शांत स्वर में कहा। आशा है 5-7 दिन में कुछ मालूम हो कि जानते हो यह सब कौन कर रहा है? नो सर, यह भी नहीं जानते हो तो उसे पकड़ोगे क्या? एपीसी क्रोध में कह उठा। सारा शहर जानता है कि अंडरवर्ल्ड के खतरनाक मुजरिम देवराज चौहान और जगमोहन ने यह खून खराबा फैला रखा है और तुम नहीं जानते? सॉरी सर, इस बारे में मुझे वास्तव में नहीं मालूम। तुम अपनी जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। मैंने तो सोचा था यह केस तुम्हारे हवाले करके तुम्हें तरक्की का चांस दिया जाए। मैंने तुम्हें इसलिए काबिल समझा कि दिल्ली वालों ने तुम्हारे लिए बहुत ही तारीफी शब्द कहे थे। कंवरपाल यादव ने बेहद शांत स्वर में कहा। सर, दिल्ली से मुझे केशवपुरम में हो रही गुंडागर्दी खत्म करने के लिए भेजा गया था, ना कि गुंडागर्दी करने वालों को मारने वालों को पकड़ने के लिए। तुम्हारा मतलब है कि हर रोज देवराज चौहान ढेरों लाशें बिछाता रहे और हम हाथ पर हाथ रखे तमाशा देखते रहें, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लें? सर, कर्तव्य से तो मुंह हमने पहले ही मोड़ रखा है। गुंडागर्दी डिपार्टमेंट वाले आए दिन वहां लाशें बिछाते रहते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते, उन्हें पकड़ते भी नहीं। इंस्पेक्टर यादव, एपीसी के दांत भिंच गए। मुझसे पहले आप काफ़ी दिनों से केशवपुरम में हैं, लेकिन गुंडागर्दी डिपार्टमेंट के एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया, उसके खिलाफ कोई केस नहीं चलाया गया। इंस्पेक्टर यादव, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। नहीं सर, यादव अपने स्वर को संयत रख रहा था। दरअसल पुलिस वालों के काम करने का ढंग एक और भी होता है। अगर कोई अपराधी कानून की हद से बाहर हो जाए तो उस जैसे दूसरे अपराधी को उससे भिड़ा देना चाहिए। दोनों को खुली छूट देकर लड़ने दिया जाए और फिर जब उनमें से एक मर जाए तो दूसरे को पुलिस निशाना बनाए। देखा जाए तो इस समय देवराज चौहान पुलिस की ही सहायता कर रहा है। अभी उसे रोकना ठीक नहीं होगा। यह तुम कह रहे हो? एपीसी गुर्राया। मैं सही कह रहा हूँ सर। तुम्हारा कहना है कि मुजरिमों की गुंडागर्दी चलने दें? गुंडागर्दी तो पहले भी चल रही थी। अब फर्क इतना है कि उस गुंडागर्दी के खिलाफ दूसरा अपराधी भी उठ खड़ा हुआ है। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। जो जीतेगा उसे हम पकड़ लेंगे, यादव ने बेहद शांत स्वर में कहा। एपीसी योगेश खन्ना के दांत भिंच गए। मैं तुम्हारी रिपोर्ट ऊपर करूंगा कि तुम्हारी सोचें कैसी है। मुझे कोई ऐतराज नहीं सर, यादव पहली बार मुस्कुराया।
आप मेरे बारे में कोई भी कैसी भी रिपोर्ट ऊपर भेज सकते हैं, बल्कि मैं खुद भी ऊपर वालों को रिपोर्ट भेजने की सोच रहा था कि केशवपुरम के एपीसी साहब को तो इंस्पेक्टरों के मारे जाने की कोई चिंता नहीं है और गुंडागर्दी के डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई कदम उठाना ही नहीं चाहते, बल्कि अगर कुछ कह रहे हैं तो गुंडागर्दी वालों के हक में कह रहे हैं। एपीसी क्रोध से उठ खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर यादव, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी वर्दी उतरवा सकता हूँ। नो सर। यादव का चेहरा कठोर हो गया। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इस वक्त आप हमारे महकमे के कम और गुंडागर्दी डिपार्टमेंट के कुछ ज़्यादा ही वफादार हैं। आपकी बातें यही सब कुछ साबित करती हैं। एपीसी योगेश खन्ना के होठों से गुर्राहट निकली। तुमने बेअदबी की है, मुझ पर गद्दारी का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। या तो इसे साबित करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी वर्दी उतरवा लूँगा, तुम्हें डिसमिस कर दूँगा। आप जो चाहे कर लीजिए। एपीसी योगेश खन्ना ने दांत खींचकर इंटरकॉम उठाया और कुछ ही पलों में पुलिस कमिश्नर धर्मपाल रंधावा से बात कर रहा था। कम शब्दों में कमिश्नर रंधावा को एपीसी ने सब कुछ बता दिया। तुम्हें? योगेश खन्ना रिसीवर रखकर क्रूर स्वर में बोला। कमिश्नर साहब बुला रहे हैं, फौरन। श्योर सर। यादव मुस्कुराया। मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ। कहने के साथ ही यादव पलटा और बाहर निकल गया। पुलिस कमिश्नर धर्मपाल रंधावा की उम्र 55 बरस थी। सिर के बाल आधे सफ़ेद और आधे काले थे। उसने भरपूर निगाहों से यादव को देखा। बैठो। यादव बैठ गया। दिल्ली से आए हो ना? ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले भी एक बार तुम मुझे मिले थे। यस सर। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर योगेश खन्ना को तुमने क्या कहा? वही जो उन्होंने आपको बताया। इसका मतलब यह बात सही है कि तुमने खन्ना पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है? बिल्कुल सही बात है सर। कमिश्नर साहब हर बार गुंडागर्दी डिपार्टमेंट के हक में बातें करते हैं। गुंडागर्दी करने वाले बेशक जो भी करते रहें, उनके लिए उनको ऐतराज नहीं। ऐतराज है तो इस बात का कि देवराज चौहान जैसा खतरनाक मुजरिम उन लोगों को क्यों मार रहा है। देवराज चौहान को पकड़ने या मारने के लिए वह कई बार कह चुके हैं, परंतु गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ आज तक उन्होंने एक कदम भी नहीं उठाया। यह सब वर्दी के साथ गद्दारी नहीं तो और क्या है? कमिश्नर धर्मपाल रंधावा ने गहरी निगाहों से उसे देखा। देवराज चौहान एक तरह से कानून की सहायता कर रहा है। हम पुलिस वाले गुंडागर्दी करने वालों से नहीं टकरा सकते क्योंकि वह लोग केशवपुरम में बहुत ही खतरनाक ढंग से फैले हुए हैं। अब अगर देवराज चौहान उन लोगों को बर्बाद करने पर तुला है तो हमें ऐतराज नहीं उठाना चाहिए। बाद में जो बचेगा हम उसे पकड़ लेंगे। कोई भी जीते कोई भी हारे, आखिर जीत तो हमारी ही होगी। देवराज चौहान मरा तो हमें फ़ायदा, गुंडागर्दी डिपार्टमेंट तबाह हो गया तो हमें फ़ायदा। तुम्हारे विचार तो वास्तव में बहुत खतरनाक हैं। रंधावा ने सिर हिलाया। सर, आप उन 3 पुलिस इंस्पेक्टर को भूल रहे हैं जिन्हें गुंडागर्दी डिपार्टमेंट वालों ने मारा था। पुलिस वालों की हत्या होना मामूली बात नहीं। इस हादसे के बाद यहाँ की पुलिस को गुंडागर्दी डिपार्टमेंट के खिलाफ कड़ाई से पेश आना चाहिए था, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि पुलिस का होना ना होना एक बराबर है। तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे पुलिस के बड़े अफसर हो। पुलिस कमिश्नर धर्मपाल रंधावा ने शांत लहजे में कहा। बहरहाल तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम केशवपुरम की शांति के लिए खतरनाक साबित हो सकते हो। केशवपुरम में शांति कहाँ है सर? हर तरफ तो मौत का तांडव फैला है। मैं तुम्हारा केशवपुरम में रहना अब ठीक नहीं समझता। क्या मतलब? यादव की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारा ट्रांसफ़र करके मैं अभी इसी वक्त तुम्हें बीजापुर भेजता। नो सर, मैं यहीं रहूँगा। मैं तुम्हारा ऑफिसर हूँ, तुम्हें हर हाल में मेरी बात माननी पड़ेगी। पुलिस कमिश्नर धर्मपाल रंधावा की आवाज़ में भरपूर सख्ती आ गई। मुझे यहाँ पर गुंडागर्दी करने वालों को खत्म करने भेजा गया है, इसलिए ट्रांसफ़र होकर जाना पसंद नहीं करूँगा मैं। धर्मपाल रंधावा के चेहरे पर क्रोध नाच उठा। तुम मामूली से इंस्पेक्टर होकर मेरा हुक्म अदूरी कर रहे हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मजबूरन मैं तुम्हें अभी डिसमिस कर दूंगा। आप जो मर्जी आए कीजिए, मैं केशवपुरम से नहीं जाऊंगा। धर्मपाल रंधावा के दांत भिज गए। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डिसमिस करता हूँ। अपनी कैप, रिवॉल्वर, बेल्ट और स्टार फीतियाँ उतारकर टेबल पर रख दो। कंवरपाल यादव के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। आप मेरी वर्दी इसलिए उतरवा रहे हैं कि मैं गुंडागर्दी करने वालों के हक में नहीं बोल रहा। इसका मतलब है
कि आप भी उन लोगों के हाथों बिके हुए हैं। शट अप, रंधावा गुर्राया। जो कहा है वही करो। यादव ने सब कुछ उतारकर टेबल पर रख दिया। अब वह महज खाकी रंग के सादे कपड़ों में था। गेट आउट फ्रॉम हेयर, रंधावा ने कड़क स्वर में कहा। शाम को आ जाना। लिखित रूप में तुम्हें डिसमिस के ऑर्डर मिल जाएंगे। लिखित में मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब। यह वर्दी तो मैंने अपनी मर्जी से उतारी है कमिश्नर साहब। बहुत जल्दी यह मेरे जिस्म पर होगी। तब गुंडागर्दी डिपार्टमेंट और गुंडागर्दी करने वालों की बाहें आप जैसे लोग नहीं होंगे। ओह, तो तुम गुंडागर्दी करने वालों को खत्म करोगे? रंधावा की आवाज़ में व्यंग था। उनको ही नहीं, उनकी सहायता करने वाले आप जैसे लोगों को भी, जो कानून की वर्दी पहनकर समाज की छाती पर बैठे जहर से भरी सुइयां चुभो रहे हैं। वह लोग तो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबकि आप लोग तो कानून की आड़ लेकर वर्दी में गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं। कहने के साथ ही कंवरपाल यादव मुड़ा और तेज तेज कदमों से बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान की निगाहें चौरंगी लेन पर स्थित हरे रंग की 2 मंजिली इमारत पर टिकी थी। वह जगमोहन के साथ करीब 150 गज की दूरी पर मौजूद था। 4 गनमैन इमारत के बाहर मौजूद हैं, 3 छत पर, 2 भीतरी लॉन में नजर आ रहे हैं। 2 कारें पोर्च में खड़ी हैं और गुंडागर्दी डिपार्टमेंट की लाल सुर्ख जीप। मेरे ख्याल से इमारत में कम से कम 12 आदमी होने चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर 20 हुए। एक साथ 20 को रास्ते से हटाना है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जगमोहन के चेहरे पर सख्ती आ सिमटी थी। सोच लो, हम 2 हैं और यह खतरनाक 20 लोग। हमें भी गोली लग सकती है। यह सब तो हमारी जिंदगी में होता ही आया है। आज नहीं तो कल गोली लगनी ही है। मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। रही बात 20 की, तो देखते हैं कितनों को मारकर मरते हैं, जगमोहन ने लापरवाही भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान बिखर गई। कहाँ से घुसना है? जगमोहन बोला। पीछे से। वहाँ कुछ तो कम पहरा होगा। दोनों लंबा चक्कर काटकर इमारत के पिछवाड़े पहुंचे। 10 फीट ऊंची दीवार थी। दीवार के ऊपर लोहे की कांटेदार तारें लगी थी। तारों में करंट भी हो सकता है, देवराज चौहान बोला, और 1 मिनट की मेहनत के पश्चात जमीन से लोहे का छोटा सा टुकड़ा तलाश करके तारों के ऊपर फेंका। टुकड़ा तारों से टकराया, परंतु कोई चिंगारी नहीं उभरी। करंट नहीं है, आओ। दोनों ने उछाल मारी और मुंडेर थाम ली। उचक कर भीतर देखा। पिछवाड़े के लॉन में 2 पहरेदार कंधों पर गने लटकाए घूम रहे थे। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें मिली। देवराज चौहान ने जेब से साइलेंसर लगे रिवॉल्वर वाला हाथ तारों के बीच में से भीतर की तरफ निकालकर दोनों गनमैनों का निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। 2 बार पिट पिट की आवाज हुई। दोनों गार्डों की खोपड़ियां उड़ गई। दोनों दीवार पर चढ़े और तारों को पार करके लॉन में कूद पड़े। धप की आवाज हुई। लॉन खाली था। मखमली घास थी वहां। दोनों दौड़ते हुए लॉन पार करके इमारत की दीवार से जा चिपके। वह हर तरफ से हर तरह के खतरे को संभालने के लिए तैयार थे, परंतु कोई खतरा नहीं आया। 2 पल ऐसे ही बीत गए। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ, देवराज चौहान बोला। चेहरे पर क्रूरता का समावेश आ गया था। सबसे पहला लक्ष्य अपनी जान बचाना है। खुद को बचाओ और जो सामने आए उसे खत्म करो। कुछ भी मत सोचो, ट्रिगर दबा दो। हम यहाँ पर मौजूद हर आदमी को खत्म करने आए हैं, इसलिए शिकार को सामने पाकर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं और मौका मिलते ही चैम्बर भर लो, बेशक उसमें 3 गोलियां ही क्यों न भरी पड़ी हों। जाओ। दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। देवराज चौहान पिछवाड़े के दरवाजे के समीप ठिठका। दरवाजे का एक पल्ला खुला। उसने आसपास देखा, फिर फौरन भीतर प्रवेश कर गया। सामने छोटी सी गैलरी थी। गैलरी की समाप्ति पर दाएं बाएं 2 दस्ते जा रहे थे। रिवॉल्वर हाथ में दबाए देवराज चौहान आगे बढ़ा। अभी वह गैलरी के मोड़ से 3 कदम दूर ही था कि गन थामे मोड़ से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। देवराज चौहान को देखते ही वह चौंका। इससे पहले कि वह अपनी गन सीधी करता, देवराज चौहान के हाथ में दबे रिवॉल्वर से शोला निकला और उसके गले में प्रवेश कर गया। वह चीख भी न सका। उछलकर दीवार से टकराया और गिरने से पहले ही मर चुका था। गन अभी तक उसके कंधे पर ही लटकी थी। देवराज चौहान ने उसकी लाश को पार किया और उसी तरफ बढ़ गया जिस ओर से वह आया था। तभी उसके बालों को झुलसाता हुआ अंगारा गुजर गया। देवराज चौहान ने फौरन अपने शरीर को नीचे गिराया
और फिरकनी की भांति फर्श पर घूमते हुए पीछे की ओर गोली चला दी। हल्की सी चीख उभरी, फिर धड़ाम से गिरने की आवाज। देवराज चौहान ने देखा, वह 40 वर्षीय सादे कपड़ों में था, जो कि शायद पिछवाड़े मौजूद लाशों को देखकर दरवाजे से भीतर आ गया था। देवराज चौहान उठा और आगे बढ़ा। अब गैलरी के दाएं बाएं कमरों की कतारें शुरू हो गई थी। देवराज चौहान ठिठक कर आसपास के माहौल का जायजा लेने लगा। कमरों की कतार की समाप्ति पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। कदमों की आहट न के बराबर हो रही थी। आसपास की तरफ से सावधान था। अभी आधी ही सीढ़ियां चढ़ी थी कि एकाएक वह नीचे झुक गया। वहां से सदर द्वार नजर आ रहा था। उसके देखते ही देखते सदर द्वार से गन थामे घायल व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। उसके एक हाथ में गन थी और दूसरे हाथ में उसने घायल कंधा दबा रखा था, जिसमें से खून रिस रहा था। देवराज चौहान समझ गया कि वह जगमोहन की गोली से घायल होकर भीतर आया है, ताकि भीतर वालों को बाहरी खतरे के बारे में सावधान कर सके। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। गोली उस घायल व्यक्ति की खोपड़ी उड़ाती चली गई। वह कटे पेड़ के समान नीचे आ गिरा। वहां और कोई भी नहीं था। देवराज चौहान पुनः जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां समाप्ति पर गैलरी थी। जो ही उसने गैलरी में पांव रखा, करीब की दीवार की ओट से गन की नाल आई और देवराज चौहान की कमर में धंसने के साथ ही बेहद खतरनाक आवाज उसके कानों से टकराई। हिलना मत, ऐसे ही रहो। देवराज चौहान के दांत भिंच गए। वह ठिठक गया। वह 2 आदमी थे, जो कि शक्ल सूरत से इंसान कम और दरिंदे ज्यादा लग रहे थे। एक की गन उसकी कमर से सटी थी और दूसरा गन थामे उसके सामने आ खड़ा हुआ था। दोनों बेहद सावधान थे। कौन हो तुम? देवराज चौहान। देवराज चौहान ने दांत पीसकर कहा। सुना? उसने अपने साथी से कहा, जिसकी गन देवराज चौहान की कमर से सटी थी। यह देवराज चौहान है, वही देवराज चौहान जिसने हमारे डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया है, जिसकी तलाश पूरे केशवपुरम में हो रही है, और यह हमारे सामने चूहे की तरह खड़ा है। इसे राणा साहब के पास ले चल, पीछे वाले ने कहा। हमने इसे पकड़ा है। यह तो हमारे आदमियों को मारे जा रहा था। तगड़ा इनाम मिलेगा हमें। इनाम आधा आधा बांटेंगे। इसके हाथ से रिवॉल्वर ले लो, पीछे वाला बोला। उसी पल देवराज चौहान ने एक साथ कई काम किए। पहला काम, उसने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया। पिट की आवाज के साथ गोली सामने वाले की छाती में जा धंसी। ट्रिगर दबाने के साथ ही उसने छाती के बल खुद को नीचे गिराया और उसी पर करवट लेते हुए 2 बार ट्रिगर दबा दिया। दोनों गोलियां पीछे वाले के पेट में अंत तक जा धंसी। उसके चेहरे पर पीड़ा के लक्षण उभरे और गन पर पकड़ ढीली पड़ती चली गई। उसके घुटने मुड़े और छाती के बल नीचे जा गिरा। देवराज चौहान उठकर खड़ा हो गया। आसपास और कोई भी नहीं था। गैलरी में एक तरफ रेलिंग थी और दूसरी तरफ कमरे बने हुए थे। तभी उसे छत पर खड़े आदमियों का ध्यान आया। उनको खत्म करना जरूरी था, वरना गड़बड़ पाकर वह तीनों नीचे आकर पीछे से उस पर गोलियों की बौछार कर सकते थे। गैलरी में जाने की अपेक्षा वह छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। बेआवाज, निशब्द। छत का दरवाजा खुला था। देवराज चौहान ने छिपकर भीतर झांका। रोजमर्रा की पहरेदारी से तंग आकर 2 तो छत की दीवारों के ओट में छाया में बैठे थे। उनकी गनें पास में पड़ी थी। तीसरा बोरियत भरे अंदाज में छत पर टहल रहा था। उसकी गन कंधे पर लटकी थी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर संभाली और छत पर आ गया। तीनों उसे देखकर चौंके, हाथ गनों की तरफ बढ़े। देवराज चौहान ने दांत भींचकर लगातार 3 बार ट्रिगर दबाया। 3 शोले निकले और तीनों के जिस्मों से टकराए। 2 की जाने तो उसी समय निकल गई, परंतु तीसरे के कंधे में गोली जा धंसी थी। वह चीखा। देवराज चौहान ने पुनः फायर किया। उसकी खोपड़ी की धज्जियां उड़ गई। धड़ाम से वह नीचे आ गिरा। छत पर मौजूद अब तीनों गनमैन लाशों में बदल चुके थे। देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि नीचे जगमोहन ने अपने हिस्से का काम निपटा लिया होगा या अंतिम चरण पर होगा। देवराज चौहान वापस अपनी मंजिल पर आया और दबे पांव गैलरी में आगे बढ़ा। तभी उसकी निगाह सदर द्वार के भीतर प्रवेश करते जगमोहन पर पड़ी। देवराज चौहान ने रेलिंग के करीब पहुंचकर उसे अपनी उपस्थिति के बारे में इशारा किया। तत्पश्चात उस बंद कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाजें आ रही थी।
क्षण भर ठिठक कर देवराज चौहान ने चैम्बर पुनः भरा और दरवाजे के हैंडल को दबाया, फिर धक्का दिया। दरवाजा खुला था। कदाचित उसे बंद करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की गई थी। भीतर प्रवेश करते ही देवराज चौहान ने बिजली की सी गति से दरवाजा बंद किया और रिवॉल्वर सामने बैठे लोगों पर तान दी। जो जैसे है वैसे ही रहे, देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। सब के सब ठगे के ठगे रह गए। वह 3 थे, 2 आदमी और तीसरी मीना वर्मा। तीनों हक्के बक्के देवराज चौहान को देखते रह गए। तो तुम भीतर कैसे आ गए? 50 वर्षीय व्यक्ति ने हैरानी से पूछा। बाहर मौजूद सब आदमियों को मारकर। क्या? आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अकेले ही? मेरा एक साथी भी है। कौन हो तुम? देवराज चौहान। नाम सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम में शिव कुमार राणा कौन है? देवराज चौहान ने दांत भींचकर पूछा। मैं ही हूँ। यह कौन है? देवराज चौहान ने दूसरे आदमी की तरफ इशारा किया। अजीत बंसल। काम क्या करता है? हमारे ही डिपार्टमेंट में है। शिव कुमार राणा ने अपने पर काबू पाकर कहा। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम आ गए। मैं खुद भी तुमसे मिलना चाहता था। क्यों? बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। मैं ऐसे ही आराम में हूँ, तुम अपनी बात बोलो। शिव कुमार राणा ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम यह सब क्या करते फिर रहे हो? हम लोगों के खिलाफ क्यों चल रहे हो? राणा ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर व्याकुलता से कहा। शुरुआत तुम लोगों ने की थी। कैसे? तुम्हारे आदमी ने मेरे दोस्त पर फायर किया। फायर करने की कोई खास वजह नहीं थी, मैंने उसे मार दिया। उसके बाद तुम्हारे डिपार्टमेंट के आदमी मेरी तलाश करके मुझे मारने में लग गए। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। जो कुछ भी हुआ गलतफहमी के कारण हुआ। हमें नहीं मालूम था कि तुम असल में कौन हो। बहरहाल तुमने हमारे काफ़ी आदमी मार डाले हैं, हमें तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब तो यह सब यहीं खत्म कर दो। शुरुआत तुम लोगों की मर्जी से हुई है, अंत मेरी मर्जी से होगा। केशवपुरम में तुम लोगों ने बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है, अब इसका अंत होकर ही रहेगा। देवराज चौहान ने खतरनाक लहजे में कहा। आखिर कभी तो किसी ने इस गुंडागर्दी के खिलाफ उठना ही था। केशवपुरम के मालिक तुम हमेशा तो नहीं रह सकते। छोड़ो, बात आगे मत बढ़ाओ। अजीत बंसल कह उठा। हम लोगों के साथ तुम दुश्मनी छोड़ दो। अगर कुछ पैसा चाहिए तो वह भी हम तुम्हें दे देते हैं। पैसा? हाँ, 2, 4, 5 लाख की रकम, जो भी तुम चाहो। वैसे भी 7.5 लाख की रकम तो तुम कल जुआ घर से भी लूट चुके हो। देवराज चौहान के होठों पर कुटिलता से भरी मुस्कान उभरी। तुम लोगों की ऑफर मुझे कबूल नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो? गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का खात्मा। बेवकूफ़ हो तुम। यह सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। हमारी बात मान जाओगे तो लाखों रुपए मिलेंगे। वैसे चाहो तो हम तुम्हें डिपार्टमेंट में बड़ा ओहदा भी दे सकते हैं। राणा जबरन मुस्कुराया। डिपार्टमेंट को तो हमेशा ही तुम जैसे बहादुर आदमियों की ज़रूरत रहती है। शायद तुम मेरे बारे में अच्छी तरह जानते नहीं हो कि देवराज चौहान सिर्फ अपने लिए काम करता है, और अगर किसी के लिए काम करता भी है तो अपनी मर्जी से, दबाव में आकर नहीं। देवराज चौहान क्रूरता से हंसा। हाँ तो राणा, अब तुम यह बताओ कि मरना चाहते हो या जिंदा रहना? क्या मतलब? शिव कुमार राणा सकपका गया। मतलब कि शाम का ढलता सूरज देखना चाहते हो या नहीं? राणा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मरना कौन चाहेगा? गुड, फिर तो मेरी बात का सही जवाब दोगे। कैसी बात? गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का मालिक कौन है? देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर पूछा। चेहरे पर खतरनाक भाव विद्यमान हो गए थे। मालिक? राणा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मालिक तो कोई भी नहीं। देवराज चौहान के होठ कहर भरी मुद्रा में फैल गए। तो फिर इस डिपार्टमेंट की कमाई तुम लेते हो? मैं नहीं तो कौन लेता है? मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। राणा का चेहरा पीला पड़ गया। मैं उसे नहीं जानता। देवराज चौहान का चेहरा भेड़िए की तरह वहशी उठा। पक्की बात, नहीं जानते उसे? नहीं। शिव कुमार राणा का स्वर थरथरा उठा। पिट की हल्की सी आवाज उभरी। देवराज चौहान के हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल से गोली निकली और राणा के माथे से जा टकराई। राणा का भेजा उड़ गया। खून के छींटे बिखर कर दूर जा गिरे। देवराज चौहान की रिवॉल्वर अजीत बंसल की तरफ घूमी, जो कि राणा को मरते देखकर ही अधमरा हो गया था। तुम भी नहीं जानते डिपार्टमेंट का असली मालिक कौन है? अजीत बंसल अपने सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया।
मेरी बात का जवाब न देकर राणा की तरह मरना चाहते हो? अजीत बंसल चाहकर भी कुछ न कह सका। देवराज चौहान ने ट्रिगर दबाया तो गोली बंसल का चेहरा उधेड़ती हुई दीवार से जा टकराई। मीना वर्मा का चेहरा दूध की भांति सफेद पड़ा हुआ था। अब देवराज चौहान ने मीना वर्मा को देखा। तुम कहोगे कि पिशोरी लाल के मरने के बाद तुम राणा की रखेल बन गई, लेकिन इन कामों में रखेलों को बीच में नहीं बिठाया जाता, जैसे कि अभी तुम इन दोनों के बीच बैठी बातों में हिस्सा ले रही थी। मीना वर्मा कांपती टांगों से उठ खड़ी हुई। मैंने तुम्हारी जान 2 बार बख्शी। पहली बार तब जब तुम बिना कपड़ों के थी, दूसरी बार तब जब लॉन में तुम्हारे साथ बैठे तीनों को उड़ाया था, और अब तीसरी बार तुम मेरे सामने हो ना? वह फिर भी कुछ न बोली। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम गुंडागर्दी डिपार्टमेंट में कोई ओहदा रखती हो। उठो और मेरे साथ चलो, बाकी बातें मैं तुमसे फुर्सत में करूँगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा। मीना वर्मा ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, क्योंकि वह अभी मरना नहीं चाहती थी। देवराज चौहान दरवाजा खोलकर मीना वर्मा के साथ बाहर निकला तो दरवाजे के साथ ही जगमोहन को खड़े पाया। सब ठीक है, निकल चलो, कहते हुए जगमोहन ने मीना वर्मा पर निगाह मारी। इस भूतनी को भी साथ ले जाना है? हाँ। जब वह कृष्णलाल के घर पर पहुंचे तो कंवरपाल यादव को मौजूद पाकर चौंके। उसे देखते ही देवराज चौहान के होठों से निकला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नौकरी से डिसमिस कर दिया है। यादव हंसा। क्यों? क्योंकि मैं गुंडागर्दी डिपार्टमेंट वालों के फेवर में काम नहीं कर रहा था, और गुंडागर्दी करने वालों के दुश्मन यानी कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा था, ऐसा मेरे ऑफिसरों का कहना है। यादव ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारे पास पावर है। केशवपुरम की सारी मिशनरी को हर हाल में तुम्हारा कहना मानना पड़ेगा। हाँ, होम मिनिस्ट्री के वह ऑर्डर अभी भी मेरी जेब में पड़े हैं, लेकिन जब सारी मिशनरी गुंडागर्दी वालों के हक में है तो मैं उनसे क्या काम ले सकता हूँ? वर्दी पहनकर भी कुछ नहीं कर सकता। अलबत्ता अब वर्दी उतारकर तुम्हारे साथ मिलकर अवश्य कुछ कर सकता हूँ। मत भूलो, तुम सरकारी आदमी हो। तो तुम यह क्यों भूलते हो? मैं कानून के हक में ही काम कर रहा हूँ। देवराज चौहान ने लापरवाही से कंधे उचकाए। कंवरपाल यादव ने मीना वर्मा को देखा। यह कौन है? अभी मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान ने मीना वर्मा को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, अगर तुम कुर्सी से उठी तो तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। मीना वर्मा के जिस्म से तो जैसे जान ही निकली पड़ी थी। उसे अपने करीब यह सब जैसे भूत प्रेत लग रहे थे। कृष्णलाल, चाय तो बना लाओ, जगमोहन बोला, और कुर्सी पर बैठकर चैम्बर भरने लगा। बार बार उसकी निगाह मीना वर्मा की तरफ उठ जाती थी। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भर कर मीना वर्मा को देखा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम जीना चाहती हो या मेरी रिवॉल्वर की गोली खाकर मरना चाहती हो। स्वर में पर्याप्त कठोरता थी। मीना वर्मा का चेहरा दूध की भांति सफ़ेद था। मैंने क्या किया है? उसके स्वर में कंपकपाहट थी। तुम गुंडागर्दी डिपार्टमेंट में काम करती हो, किसी की रखेल नहीं हो। बोलो हाँ। हाँ। देवराज चौहान उठा और सिगरेट सुलगाकर टहलने लगा। इसे साथ क्यों ले आए? उड़ा देते साली को वहीं। कृष्णलाल कुड़कर बोला। आज तुम्हारा काम निपटा दिया है। देवराज चौहान बोला। कौन सा काम? वही दुकान वाला, जगमोहन कह उठा। चपरासी को मिलाकर वहाँ 5 थे। चपरासी को छोड़ दिया और बाकी 4 को निपटा दिया। मजा आ गया। कृष्णलाल का चेहरा चमक उठा। बहुत अच्छा किया, हरामजादों ने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। कंवरपाल यादव खामोशी से बैठा चाय के घूंट ले रहा था। देवराज चौहान मीना वर्मा के पास आकर ठिठका। गुंडागर्दी डिपार्टमेंट में तुम क्या काम करती हो? मैं एरिया मैनेजर हूँ। एरिया मैनेजर? 3 किलोमीटर का एरिया मेरे हवाले है। वहाँ पर जो कुछ भी होता है उसका जिम्मा मेरे पर है। सप्ताह में 7 लाख की वसूली मुझे पिशोरी लाल के हवाले करनी होती है। और कितनी लड़कियां हैं इस डिपार्टमेंट में? अकेली मैं ही हूँ। पिशोरी लाल की मेहरबानी से मुझे यह ओहदा मिला था। बदले में मुझे बेड पर पिशोरी लाल का साथ देना पड़ता था। अब मैं असल बात पर आ रहा हूँ। सोच समझ कर जवाब देना। तुम्हारी हाँ ना में ही तुम्हारी जिंदगी मौत छिपी पड़ी है। मीना वर्मा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम्हारे नीचे कितने आदमी काम करते हैं? 150। वही मेरे आदेश पर वसूली किया करते थे। उस रात पिशोरी लाल के साथ अन्य 2 मरने वाले कौन थे? सुरेंद्र देसाई,
वह पिशोरी लाल के बराबर का ही ओहदेदार था। दूसरा लाल साहब था, जो कि इन सबसे ऊपर था। इनके बाद राणा का नाम आता है? हाँ। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर शांत भाव से सिर हिलाया। पिशोरी लाल मर गया, लाल साहब और राणा भी। इसके बाद कौन आता है? मीना वर्मा चुप। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता के भाव चमकने लगे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जवाब देती हो या? कहने के साथ ही देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर चमकी और रुख उसकी तरफ हो गया। मीना वर्मा का चेहरा सर्द पड़ गया। किस बात का जवाब तुम्हें चाहिए? मीना वर्मा जल्दी से बोली। राणा के बाद गुंडागर्दी डिपार्टमेंट में कौन आता है? क्षण भर की खामोशी के बाद वह बोली। बेकार का प्रश्न पूछ रहे हो, एक एक करके मारोगे तो सिलसिला लंबा हो जाएगा। हो सकता है सिलसिला पूरा भी ना हो, तुम खुद ही मारे जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? गुंडागर्दी डिपार्टमेंट सिर्फ केशवपुरम में नहीं, देश के कई शहरों में है। फर्क सिर्फ इतना है कि केशवपुरम में गुंडागर्दी करने वालों का पूरा कब्जा हो चुका है और अभी अन्य जगहों पर नहीं हुआ। साफ साफ कहो। इस डिपार्टमेंट के लोग बहुत खतरनाक हैं और देश भर के कोने कोने में फैले यही काम कर रहे हैं। मीना वर्मा ने क्षण भर ठिठक कर सब पर निगाह मारी, फिर धीमे स्वर में बोली। केशवपुरम में क्या हो रहा है सब तक खबर पहुंचा दी गई है और कल देश के कोने कोने से खतरनाक ओहदेदार केशवपुरम में इकट्ठे हो रहे हैं ताकि तुम्हारे इंतजाम के बारे में फैसला किया जाए। डिपार्टमेंट के कई हत्यारे खास तौर से बुलाए जा रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। यह सब लोग कल आ रहे हैं? देवराज चौहान के होठ भिज गए। हाँ। कहाँ ठहरेंगे? सम्राट होटल की पहली मंजिल इन सबके लिए बुक है। यह होटल गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का है, सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम होगा। यह बात पक्की है कि यह लोग मेरे लिए आ रहे हैं? हाँ, वह बोली। जब तुम वहां पहुंचे तो राणा के साथ इसी मुद्दे पर बात चल रही थी। केशवपुरम में कठिनता से उन लोगों ने कब्जा किया है। इतनी आसानी से वह केशवपुरम को हाथ से कैसे निकलने देंगे? तुम्हें मारकर ही दम लेंगे। देवराज चौहान ने सिगरेट का तगड़ा कश लिया। कृष्णलाल, इसे यहाँ से ले जाओ। कहाँ? दूसरे कमरे में। लेकिन इसका करूँगा क्या? कुछ भी करो, लेकिन इसे यहाँ से ले जाओ। हमें कुछ बात करनी है। ध्यान रखना कहीं खिसकने की कोशिश न करे। खिसकेगी तो साली को पूरा ही खिसका दूंगा, कृष्णलाल ने कहा और मीना वर्मा की बाह पकड़े उसे कमरे से बाहर ले जाता चला गया। देवराज चौहान ने कंवरपाल यादव को देखा। अब तुम क्या कहते हो? यह तो बहुत लंबा चक्कर हो गया, यादव गंभीरता युक्त बेचैनी से कह उठा, जैसे कि वह लड़की बता रही है। गुंडागर्दी डिपार्टमेंट केशवपुरम में ही नहीं, पूरे देश में फैला हुआ है। इसका मतलब अभी उनका पूरी तरह कब्जा केशवपुरम में ही हुआ है। अन्य शहरों में यह लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं। बहुत खतरनाक बात है यह। इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात तो यह है कि तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कल इसी डिपार्टमेंट के ओहदेदार और हत्यारे आ रहे हैं। ऐसी हालत में तुम्हारा इन लोगों से मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया, कहा कुछ नहीं। मेरे ख्याल में अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करोगे तुम? मेरे पास होम मिनिस्ट्री का आदेश है कि केशवपुरम की पुलिस को मैं मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर सकता हूँ। दिल्ली इन्फॉर्म करके पुलिस और मंगवा लेता हूँ। कल जब यह लोग सम्राट होटल में मौजूद होंगे तो एक साथ सबको गिरफ्तार किया जा सकता है। कंवरपाल यादव का चेहरा सख्त हो गया। देवराज चौहान हंसा। गिरफ्तार करके क्या करोगे? अपराधियों को गिरफ्तार करके क्या किया जाता है? सबूत कहाँ से लाओगे? ऐसे लोगों के लिए सबूत हम लोग खुद बना लेते हैं। हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि सामने वाला शख्स अपराधी है। देवराज चौहान के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान छा गई। मिस्टर कंवरपाल यादव, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। क्या मतलब? मतलब साफ है। जो खतरनाक लोग इतना बड़ा जाल फैलाए हुए हैं, वह मामूली से जाल में नहीं फंसने वाले। अगर तुमने इन लोगों को अपनी वर्दी की ताकत का इस्तेमाल करके गिरफ्तार कर भी लिया तो केस अदालत में पहुंचने से पहले ही इनके साथ ही तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। यह सब पहले की ही तरह आज़ाद होंगे और तब तुम दुनिया से जा चुके होंगे। यादव ने सख्ती के साथ होठ खींच लिए। तुम पेड़ को ब्लेड के साथ काटने की चेष्टा कर रहे हो, जबकि मैं पेड़ को बम लगाकर उड़ा देना ही पसंद करता हूँ। इन लोगों के सामने तुम्हारी वर्दी की जरा भी अहमियत नहीं। हो सकता है सम्राट होटल पर रेड करने से पहले ही तुम्हारा कोई पुलिस वाला भाई जो गुंडागर्दी डिपार्टमेंट वालों के लिए काम करता हो, खामोशी से तुम्हें उड़ा दे। तब तुम्हारे जिस्म पर तिरंगा झंडा डालकर
तुम्हें चिता के सुपुर्द करते हुए कहा जाएगा कि तुम ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। 1-2 मेडल और राहत के तौर पर 4-5 लाख रुपया तुम्हारे घर वालों को दे दिया जाएगा, बस। यादव अपने दांत भींचे हुए देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान को कुछ न कहते पाकर कंवरपाल यादव बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? जो लोग खतरनाक बन जाएं, उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। पकड़ने की तो बात सोचो ही मत। ऐसे लोगों को गन सीधी करो और गोली से उड़ा दो। इतने सारे लोगों को गोली मारना भी तो संभव नहीं, 2-1 हो तो निपटा जा सकता है। यह बात शायद तुम अपने लिए कह रहे हो। यादव देवराज चौहान को घूरने लगा। विस्फोटक सामग्री तो कृष्णलाल ले आया था ना? हाँ, सुबह ही मैंने उसके हाथ भिजवा दी थी। आज रात को तुम जगमोहन के साथ मिलकर निशान चौराहे पर बने गुंडागर्दी डिपार्टमेंट वालों की 4 मंजिली इमारत उड़ाओगे। कंवरपाल यादव के चेहरे पर बेचैनी की छाप गहरी हो गई। लेकिन उन लोगों का भी तो कुछ करना है जो कल सम्राट होटल में इकट्ठा हो रहे हैं। अगर फौरन ही उनका कुछ न किया गया तो चंद ही घंटों में वह सब केशवपुरम में छा जाएंगे। उन लोगों के पास आदमियों की ताकत है। उनकी तुम फिक्र न करो, मैं संभाल लूँगा सब। तुम वही करो जो तुम्हें कहा है। आज रात उस 4 मंजिली इमारत को बारूद लगाकर उड़ा दो और कल जो सम्राट होटल में इकट्ठे हो रहे हैं उन्हें तुम संभालोगे? हाँ। कंवरपाल यादव के चेहरे पर हैरानी उभरी। अकेले ही? हाँ। वह सब खतरनाक दादे होंगे। होने दो, वहाँ पहरे का भी तो तगड़ा इंतजाम होगा। तुम क्यों मरे जा रहे हो? तुमसे ज़्यादा मुझे समझ है कि कल वहाँ पर क्या होगा। देवराज चौहान ने मुंह बिगाड़ कर कहा, तुम पुलिस वाले हो इसलिए अपनी हिफाजत के बारे में पहले सोचते हो और मैं सिर्फ अपने काम की तरफ देखता हूँ। जो काम मैं करने जा रहा हूँ वह पूरा कैसे होगा? यादव के चेहरे पर छाई असफलता की छाप नहीं हटी। तुम यह कहना चाहते हो कि अकेले ही उन सबको देख लोगे? देवराज चौहान ने यादव को देखा, फिर गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। या तो तुम पागल हो या फिर बहुत ही खतरनाक। देवराज चौहान ने यादव की आंखों में झांका। तुमने मेरी फाइल पढ़ रखी है ना? हाँ। फाइल पढ़कर मेरे बारे में क्या लगता है तुम्हें? यही कि तुम बहुत खतरनाक हो। मिल गया ना तुम्हें अपनी बात का जवाब? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। एक बात और भी सुन लो, इस बार तो खामखा इन लोगों से मेरा टकराव हो गया, नहीं तो मैं ऐसे कामों में हाथ नहीं डालता। मेरा मकसद सिर्फ दौलत हासिल करना है, इसी कारण कई डकैतियां डाली। यह मेरी बदकिस्मती रही कि डकैती तो हर बार सफल रही, परंतु दौलत हाथ नहीं लगी। जिस दिन सफल डकैती के बाद दौलत भी मेरे पास रही, तो उस दिन के बाद अंडरवर्ल्ड में देवराज चौहान का नाम नहीं गूंजेगा। दौलत के लिए मैं सिर्फ एक बार बुरा काम करने निकला था, दौलत हाथ नहीं लगी तो बुरे कामों का सिलसिला बढ़ता ही चला गया। मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब मैं किसी डकैती से करोड़ों बना लूँगा। यादव देवराज चौहान को देखता रहा, बोला कुछ भी नहीं। लेकिन तुम अकेले उन सब खतरनाक लोगों से नहीं टकरा सकते। 2-1 को मार भी दोगे तो खुद भी मर जाओगे। आखिरकार यादव बोला, तुम इस बारे में मत सोचो, इस काम को मैं अपने ढंग से निपटाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। खामोश बैठा जगमोहन कह उठा, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। देवराज चौहान उसे देखकर सख्त स्वर में कह उठा, रात को तुम यादव के साथ जाओगे बारूद लेकर निशान चौराहे पर मौजूद गुंडागर्दी डिपार्टमेंट वालों की 4 मंजिली इमारत उड़ाने के लिए। देवराज चौहान के चेहरे के भावों को देखकर फिर जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। वह समझ गया कि देवराज चौहान अकेले ही सब कुछ करने का पक्का फैसला कर चुका है और अब वह अपना फैसला बदलेगा नहीं। देवराज चौहान ने घड़ी में समय देखा, शाम के 4 बज रहे थे। उस लड़की को यहाँ लाओ, देवराज चौहान ने कहा तो जगमोहन फौरन ही उठकर कमरे से बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने मीना वर्मा को घूरा। उसके सख्त चेहरे को देखकर मीना वर्मा का चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था। कल आने वाले कितने आदमी होंगे? देवराज चौहान ने पूछा। 10 से 15 तक ओहदेदार, मीना वर्मा जल्दी से कह उठी, और 8-10 डिपार्टमेंट के खतरनाक हत्यारे होंगे। कितने बजे आएंगे यह लोग? सुबह से ही इनका आना शुरू हो जाएगा, रात तक सब आ जाएंगे। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगा ली। मीना वर्मा सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए उसे देखती रही। आएंगे कैसे यह लोग? कारों में। इनकी अगवानी कौन करेगा? पहले तो शिव कुमार राणा ने करनी थी, लेकिन वह तो रहा नहीं। मीना वर्मा बिना रुके जल्दी जल्दी जवाब देती जा रही थी।
वह जानती थी कि जहाँ रुकी वहीं देवराज चौहान ने उसे गोली मार देनी थी। राणा के बाद उन लोगों की अगवानी श्याम बसु करेगा। श्याम बसु? हाँ, राणा के बाद इसी का नंबर आता है। कहाँ रहता है यह? मीना वर्मा ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। इस बात का मतलब खुलकर समझाओ कि क्या पूछ रहे हो। मैं आज रात ही इस श्याम बसु से मिलना चाहता हूँ। सर्कुलर रोड पर 14 नंबर प्लॉट पर शेड पड़ा हुआ है। वहाँ पर डिपार्टमेंट का शराब बनाने का कारखाना है। आजकल श्याम बसु शराब का काम देखता है और मुनासिब जगहों पर उन्हें सप्लाई करता है। मुनासिब जगहों पर? हाँ, केशवपुरम में 80% डिपार्टमेंट की बनाई शराब ही चलती है। होटल, क्लबों, जुआ घरों और शराब की दुकानों पर ऑर्डर के मुताबिक शराब सप्लाई करने का जिम्मा बसु का ही है। इससे डिपार्टमेंट को तगड़ी कमाई होती है। शराब बनाने वाली जगह पर बसु कितना समय रहता है? 8 से रात के 12 बजे तक रहता है। डिपार्टमेंट के खतरनाक हत्यारे वहां पर पहरा भी देते हैं। बसु तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तुम इतनी आसानी से हर बात का जवाब क्यों दिए जा रही हो? इसलिए कि मैं तुम्हारे हाथों बेमौत नहीं मरना चाहती। और अगर डिपार्टमेंट को मालूम हो गया कि तुमने यह सब बातें मुझे बताई हैं, यह बात की बात है। वैसे भी मैं सोच चुकी हूँ कि पहला मौका मिलते ही केशवपुरम से निकलकर किसी महानगर चली जाऊंगी। इस तरह इन लोगों के हाथों से बच जाऊंगी। तुम इन लोगों के पास आई कैसे? मीना वर्मा पहली बार मुस्कुराई। बचपन से ही बुरे कामों में पड़ गई थी। मर्द के बिना मैं रह नहीं सकती। मेरी यह बुरी आदत मुझे पिशोरी लाल के पास ले आई। उसने मुझे देखा, फिदा हो गया, मुझे साथ चलने को कहा। मैं तैयार हो गई क्योंकि पिशोरी लाल के पास पैसे की कमी नहीं थी और मुझे तो हमेशा ही पैसे की ज़रूरत रही। यहाँ आकर पता चला कि पिशोरी लाल गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का बड़ा ओहदेदार है। मुझे इन बातों से क्या मतलब, वह कुछ भी हो। पिशोरी लाल मुझ पर इस हद तक फिदा था कि उसने मुझे डिपार्टमेंट का एरिया मैनेजर बना दिया ताकि बहती गंगा में मैं भी नोट इकट्ठे कर सकूं, जबकि मेरे हिस्से के सारे काम वह खुद ही पूरे करता था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। कई पलों तक वहाँ चुप्पी व्याप्त रही। अब एक बात का जवाब और दे दो। क्या? गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का बड़ा आदमी कौन है? मालिक कौन है? प्रमुख कौन है? यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि कल प्रमुख भी आ रहा है इस मीटिंग में। देवराज चौंका। प्रमुख भी आ रहा है? हाँ। उसका नाम, कोई निशानी वगैरह? नहीं, मैं और कुछ नहीं जानती इस बारे में। मीना वर्मा ने सिर हिलाया। रात के 11 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। मौसम अच्छा था। सर्कुलर रोड पर 14 नंबर प्लाट पर बने विशाल शेड के नीचे विशाल आग की भट्टियां जल रही थी। शराब बनाने का काम जोरों पर था। करीब 20 आदमी इस काम में व्यस्त थे। कोने में बने शीशे के केबिन में 45 वर्षीय सेहतमंद चौड़े कंधे वाला श्याम बसु मौजूद था। कभी कभी वह भट्टियों की तरफ निगाह मार देता, नहीं तो वह 2 रजिस्टरों को खोले आंकड़ों का हिसाब करने में व्यस्त था। पास में मौजूद एक और व्यक्ति इस काम में उसकी सहायता कर रहा था। बाहर 6 खतरनाक व्यक्ति गने थामे सतर्कता के साथ पहरा दे रहे थे। श्याम बसु के दिमाग में देवराज चौहान था, जिसने आजकल डिपार्टमेंट का जीना हराम कर दिया था। उसने उन 6 को सावधान रहने की सख्त हिदायत दी थी। बसु उन लोगों में से था जो खुद को हर तरफ से सुरक्षित रखना पसंद करते थे। देवराज चौहान ने पिछले आधे घंटे से वहां का और भीतर पहरा दे रहे 6 खतरनाक लोगों का थोपड़ा देख लिया था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। स्ट्रीट लाइट करीब ही थी, परंतु वह बंद थी। भीतर प्रवेश करने वाले फाटक पर 2 दरबान मुस्तैदी से खड़े थे। 6 में से 2 सामने की तरफ खड़े थे, 2 पीछे की तरफ, और अन्य 2 लगातार शेड की दीवारों के गिर्द चक्कर लगाए जा रहे थे। घूमते हुए वह थक जाते तो वह खड़े हो जाते और अन्य 2 चक्कर लगाने लगते। लंबे समय की सोच के पश्चात देवराज चौहान ने फैसला किया और फाटक की तरफ बढ़ा। हाथ में साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर थी, जो कि अंधेरे का हिस्सा बन चुकी थी। देवराज चौहान ने हिसाब लगा लिया था कि एक से छिपकर दूसरे को नहीं मारा जा सकता, इसलिए खुलकर ही सामने आना होगा। उसे फाटक से करीब आते देख दोनों दरबान सावधानी भरी मुद्रा में उसे देखने लगे। क्या है? उसके पास पहुंचते ही एक दरबान ने पूछा। देवराज चौहान के हाथ में थमे रिवॉल्वर से बेआवाज 2 शोले निकले और उन दोनों की छातियों में प्रवेश कर गए। दोनों उछलकर पीछे जा गिरे।
देवराज चौहान ने जल्दी से फाटक खोला और भीतर प्रवेश करते ही अंधेरे में दुबक गया। आंखें बिल्ली की तरह अंधेरे में घूम रही थी। बहादुर, रामू, क्या हुआ? पहरा देने वालों को पल भर पहले ही अंधेरे में लाल सुर्ख अंगारे चमकते दिखाई दिए थे। देवराज चौहान को 2 गनमैन दिखाई दिए जो तेजी से फाटक की तरफ बढ़ रहे थे। उसने रिवॉल्वर सीधी की और 2 बार ट्रिगर दबाया। गोलियां कहाँ लगी यह तो मालूम नहीं, परंतु तीव्र झटके के साथ दोनों नीचे जा गिरे। तभी दाएं बाएं घूमकर 2 और गनमैन सामने की तरफ पहुंचे, परंतु अपने साथियों को वहां न पाकर ठिठके। बाहर हल्की रोशनी का बल्ब जल रहा था, जिसके सहारे दूर तक देखना संभव नहीं था। कहाँ चले गए दोनों? एक बोला। वह देखो, फाटक खुला है, शायद बाहर गए होंगे। बाहर? बाहर क्यों? दूसरा बोला। फिर एकाएक ही उसने कहा, फाटक पर मौजूद दरबान भी नजर नहीं आ रहा। आओ देखते हैं। दोनों तेजी से फाटक की तरफ बढ़े। उनके करीब पहुंचते ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और लगातार 2 फायर करके उन दोनों की खोपड़ियां उड़ा दी। रेत के बोरे के समान वह नीचे जा गिरे। पल भर के लिए चारों तरफ शांति छा गई। देवराज चौहान ने दरबानों सहित 6 को गोलियों से उड़ा दिया था। अब सिर्फ 2 बचे थे, जो कि पिछली तरफ पहरा दे रहे थे। वह बाहर का रास्ता साफ करके ही भीतर जाना चाहता था, ताकि पीछे से हमले की आशंका न रहे। भीतर बल्ब की रोशनी में कार चमक रही थी। देवराज चौहान समझ गया था कि कार श्याम बसु की होगी। चैम्बर खाली हो चुका था। उसने चैम्बर पुनः भरा और अहाता पार करके शेड की बगल से होते हुए पीछे वाले हिस्से में पहुंचा और दीवार की ओट में वहां झांका। पीछे पहरा दे रहे दोनों पहरेदार मुस्तैद थे। एक इस तरफ था तो दूसरा दूसरी तरफ। देवराज चौहान ने पहले अपने करीब वाले का निशाना बांधा और फायर कर दिया। गोली उसकी पसलियां तोड़ती हुई भीतर प्रवेश कर गई। उसके शरीर को तीव्र झटका लगा और वह पछाड़ खाकर नीचे जा गिरा। देवराज चौहान ने वक्त बर्बाद नहीं किया और अंधेरे में निशाना बांधकर दूसरे पर भी फायर कर दिया। निशाना जरा भी न चूका, वह भी नीचे जा गिरा। देवराज चौहान ने होंठ भींचे रिवॉल्वर के खाली हो चुके 2 खाने भरे और शेड के चारों तरफ का चक्कर लिया। अब बाहर कोई नहीं था। 8 लाशें अवश्य बिखरी पड़ी थी। रास्ता साफ पाकर वह आगे बढ़ा और बाहर खड़ी कार की बगल से होता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। पहले 2-3 कमरे बने हुए थे। उन्हें पार करने के बाद शेड था, जहां कई भट्टियां जल रही थी। आदमी तेजी से शराब तैयार करके ड्रमों में डालने में व्यस्त थे। 4 आदमी ड्रमों में शराब को मशीनों द्वारा निकालकर बोतलों में भरने में व्यस्त थे। सब काम तेजी से हो रहा था। कई मिनट तक देवराज चौहान सब कुछ देखता रहा। वह ओट में था, इसी कारण किसी की निगाह उस पर नहीं पड़ी। उसने दाईं तरफ देखा, जहां शीशे का केबिन बना हुआ था। वहां उसे श्याम बसु और एक अन्य व्यक्ति नजर आया। देवराज चौहान ने पल भर में ही फैसला किया। फिर रिवॉल्वर हाथ में दबाए तेज तेज कदमों से केबिन की तरफ बढ़ गया। केबिन में बैठे श्याम बसु ने उसे देखा भी, परंतु इससे पहले वह कुछ समझता, केबिन का दरवाजा धकेल कर वह भीतर था। श्याम बसु की निगाह उसके हाथ में दबे रिवॉल्वर पर जा टिकी। चेहरे पर बेचैनी की लहरें नाच उठी। दूसरा तो घबराकर बुत बनकर कुर्सी पर बैठ गया था। कई पलों तक वहां मौत भरी खामोशी छाई रही। देवराज चौहान दरिंदगी भरी निगाहों से श्याम बसु को देखता रहा। श्याम बसु ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर उन्हें बोला, देवराज चौहान? हाँ, तुम श्याम बसु? देवराज चौहान का लहजा सर्द था। श्याम बसु ने व्याकुलता भरी मुद्रा में सिर हिला दिया। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल बसु के सामने बैठे व्यक्ति की ओर करके ट्रिगर दबाया। पिट की हल्की सी आवाज हुई। उसकी खोपड़ी बिखर गई। खून के छींटे केबिन के शीशे पर जा पड़े। गोली लगने के एक ही क्षण में वह मर चुका था। मृत शरीर कुर्सी पर ही एक तरफ झुक गया था। श्याम बसु का चेहरा सर्द पड़ गया। उसने अपना हाथ जेब की तरफ बढ़ाया तो देवराज चौहान गुर्राकर वहशी स्वर में बोला, वक्त से पहले मरना चाहते हो? जेब की तरफ बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। देवराज चौहान ने खाली पड़ी कुर्सी को खींचा और बसु के पास ले गया। निगाहें और रिवॉल्वर बसु की तरफ ही थी। वह कुर्सी पर बैठा और रिवॉल्वर की नाल को बसु की ओर करके एक हाथ से सिगरेट सुलगाई। वह कुछ इस अंदाज में बैठा था कि शेड में शराब बना रहे व्यक्ति केबिन के भीतर का नज़ारा देखकर कोई गड़बड़ न कर सके। करें
तो उन्हें फौरन संभाला जाए। बाहर बसु ने गले को थूक से गीला किया। पहरे पर आदमी थे। हाँ, 2 दरबान और 6 गनमैन वह थे, लेकिन अब नहीं है। बसु की आंखों में मौत का भय झलका। तुम हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? हम तुमसे समझौता करने को तैयार हैं। कोई भी मुनासिब रकम तुम्हें चाहिए तो हम दे सकते हैं। केशवपुरम से चले जाओ। इन बातों का वक्त निकल चुका है। तुम लोगों ने ही मुझे छेड़ा था। अगर तुम्हारा आदमी मेरे दोस्त पर गोली न चलाता तो यह सब नहीं होना था। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। सामने वाले को देखकर गुंडागर्दी की जाती है। हर इंसान को एक ही छड़ी से नहीं हाँका जाता। गोली चलाने वाले को तो नहीं मालूम था कि तुम देवराज चौहान हो। बसु अपनी हालत पर काबू पाता जा रहा था। वैसे भी उसके बदले में तुम हमारा बहुत नुकसान कर चुके हो। अब तो हिसाब बराबर हो गया होगा। मैं यहाँ सुलह करने नहीं आया। देवराज चौहान का लहजा खतरनाक हो गया। सबसे पहले तो अपने आदमियों से कहो, जो काम कर रहे थे करते रहे। वह अपना सब काम छोड़कर इधर ही देख रहे हैं। बसु ने शेड में मौजूद आदमियों को हाथ हिलाकर इशारा किया तो सब पहले की भांति पुनः अपने काम में व्यस्त हो गए। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। मेरे पास क्यों आए हो? बात करने। क्या? कल केशवपुरम में क्या हो रहा है? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। क्या हो रहा है? स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जो तुमसे पूछ रहा हूँ तुम उसका मतलब भी समझ रहे हो। देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हिलाई। श्याम बसु ने घबराकर उसके रिवॉल्वर पर निगाह मारी। कल तुम्हारे डिपार्टमेंट के खतरनाक लोग दूसरे शहरों से आकर यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। तुमसे किसने कहा? पल भर के लिए उसकी आंखों में हैरानी उभरी। मेरी बात का जवाब दो। यह सब कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? सम्राट होटल, 1st फ्लोर। शिव कुमार राणा के बाद ओहदे में तुम्हारा नंबर आता है। हाँ, अब उन सब की अगवानी तुम करोगे? बसु ने सहमति से सिर हिलाया। कुल कितने लोग हैं? 12 डिपार्टमेंट के बड़े और बसु क्षण भर के लिए हिचकिचाया। 6 खतरनाक हत्यारे हैं। यह हत्यारे मेरे लिए बुलाए गए हैं। बसु ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर सिर हिला दिया। इन लोगों को सम्राट होटल के 1st फ्लोर के कौन कौन से कमरे में ठहराना है, इसकी तैयारी हो चुकी है या अभी होनी है? हो चुकी है। कागज पेन उठाओ और लिस्ट तैयार करके मुझे दो कि कौन से कमरे में किस नाम के व्यक्ति को ठहराया जा रहा है। क्या मतलब? मतलब मेरे हाथों में थमे रिवॉल्वर समझाएगी? इशारा करूं रिवॉल्वर को? देवराज चौहान का स्वर एकाएक वहशी हो उठा था। मौत के भय से सफ़ेद चेहरे से बसु ने उसकी रिवॉल्वर पर निगाह मारी, फिर कागज पेन अपनी तरफ घसीटकर कांपते हाथ से उस पर सम्राट होटल में कल ठहरने वाले ओहदेदारों की लिस्ट तैयार करने लगा। देवराज चौहान हद से ज़्यादा सतर्क था। यह मौत का खेल था। जरा सी लापरवाही जान ले सकती थी। शेड में शराब बनाने में व्यस्त लोगों की निगाहें भी केबिन पर ही टिकी थी और देवराज चौहान की एक आंख उन पर और दूसरी बसु पर। किसी भी कीमत पर वह सतर्कता का दामन नहीं छोड़ना चाहता था। 5 मिनट में ही लिस्ट तैयार हो गई। देवराज चौहान ने बसु के हाथों से लिस्ट थामी। अगर यह लिस्ट गलत निकली तो खुद को मरा समझना। लिस्ट सही है। लिस्ट देवराज चौहान ने जेब में ठूंस ली। वहाँ पर पहरेदारी का क्या प्रबंध है? वैसे तो अभी कोई इंतजाम नहीं किया। यहाँ से जाने के बाद मैंने ही वहाँ सारा इंतजाम करना है। श्याम बसु ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। उठो। क्यों? श्याम बसु का चेहरा सर्द पड़ गया। उठो और मुझे बाहर तक छोड़ कर आओ। मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। रिवॉल्वर के साए में बसु को उठते पाकर सब काम छोड़कर उन्हें देखने लगे थे। बसु ने हाथ के इशारे से उन्हें समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं। वह लोग बसु के इशारे से बेशक संतुष्ट न हुए हों, परंतु अपनी जगह से हिले रहीं। बसु के साथ देवराज चौहान बाहर की तरफ बढ़ा। कोई चालाकी मत करना। नहीं करूँगा, बसु फंसे स्वर में बोला। दोनों इसी मुद्रा में बाहर आ गए। बाहर आते ही बसु ने अपने आदमियों की लाशों को देखा तो जिसमें सनसनी सी दौड़ती चली गई। यह सब बहुत खतरनाक लोग थे। हैरानी है कि तुमने इन्हें मार दिया। बसु ने किसी प्रकार हिम्मत करके यह शब्द कहे। मैंने इन्हें अपना खतरनाकपन दिखाने का मौका ही नहीं दिया था। वैसे तुम्हारा उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो मेरे हाथों से मारे जा चुके हैं, जैसे कि पिछोरी लाल, लाल साहब, शिव कुमार राणा? यह क्या कम खतरनाक थे? श्याम बसु ने जवाब में कुछ नहीं कहा। दोनों फाटक तक पहुंच गए।
रुको नहीं। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसकी कमर में धंसाई। बाहर निकलने पर 50 गज दूर मेरी कार खड़ी है, तुम्हें वहां तक जाना है। श्याम बसु रिवॉल्वर और देवराज चौहान जैसी शख्सियत के आगे मजबूर था। देवराज चौहान उसे किसी प्रकार का मौका नहीं दे रहा था कि कुछ कर सके। अगर रिवॉल्वर उसके हाथ में होती तो वह अवश्य ही कुछ कर गुजरता। यहीं रुको। कार से 8 फीट पहले देवराज चौहान बोला तो बसु के कदम ठिठक गए। मैं कार में बैठने जा रहा हूँ और अगर तुम्हारा हाथ मुंह पर बैठी मक्खी को उड़ाने के लिए भी हिला तो मेरी रिवॉल्वर से गोली चल जाएगी। बसु खामोश रहा। देवराज चौहान उस पर निगाह रखे आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर कार में बैठा। फिर इंजन स्टार्ट किया। बसु, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा, मेरी तुमसे कोई जाति अदावत नहीं। मेरी दुश्मनी गुंडागर्दी डिपार्टमेंट से है और तुम भी गुंडागर्दी डिपार्टमेंट का हिस्सा हो। क्या मतलब? तुम बच नहीं सकते, तुम्हारा मरना भी लाजमी है। श्याम बसु का हाथ तेजी से जेब में मौजूद रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान के हाथ में थमी रिवॉल्वर से बेआवाज शोला निकला और बसु के सीने में जा धंसा। इसके साथ ही देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान जब कृष्णलाल के घर पहुंचा तो वह बेहद सावधानी के साथ मीना वर्मा की निगरानी पर मौजूद था, जबकि मीना वर्मा उसे लाख समझा चुकी थी कि यहाँ से खिसकने का उसका कोई इरादा नहीं है। यहाँ वह सुरक्षित है। बाहर तो उसके ही साथी अब उसकी जान के दुश्मन होंगे। परंतु कृष्णलाल अपनी ड्यूटी पर जमा रहा। जगमोहन नहीं आया? अभी तक तो दोनों में से कोई भी नहीं आया। इसे किसी कमरे में बंद कर दो। कब तक बैठे इस तरह निगरानी करते रहोगे? कृष्णलाल ने मीना वर्मा को एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद जगमोहन और कंवरपाल यादव लौट आए। कुछ किया? देवराज उन्हें देखते ही बोला। हाँ, 4 मंजिली उस इमारत को तबाह कर दिया है। जवाब कंवरपाल यादव ने दिया। अब वहाँ मलबा बिखरा पड़ा है। करीब की इमारत को भी थोड़ी बहुत क्षति पहुंची है। देवराज ने सिर हिलाया। जगमोहन सिगरेट सुलगाकर टांगे फैलाकर कुर्सी पर बैठ गया। तुमने क्या किया? मैंने कल सम्राट होटल में आने वाले लोगों की लिस्ट हासिल की है। किससे? श्याम बसु से। बसु तो अब तक मर चुका होगा, जगमोहन ने अर्थपूर्ण लहजे में पूछा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। लिस्ट में किन किन लोगों के नाम है? यादव बोला। लिस्ट नहीं देखी, अभी पहुंचा ही हूँ। देवराज चौहान ने कहने के साथ ही कृष्णलाल को देखा। कुछ खिला दो भाई, तगड़ी भूख लगी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कृष्णलाल ने गहरी सांस ली। जो कुछ भी था वह तुम लोगों को पहले ही खिला पिला चुका हूँ, सिर्फ चाय मिल सकती है। पैसे मैं देता हूँ, यादव बोल पड़ा। नहीं, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। फिर कृष्णलाल से कहा, जो पैसा तुम्हें रखने के लिए दिया है तुम उसमें से खुला इस्तेमाल कर सकते हो। खुला नहीं, तंग। जगमोहन जल्दी से बोल पड़ा। बहुत कम पैसा खर्च करना। उस पैसे से हमें भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनानी है। अगर ज़्यादा खर्च किया तो अलमारी की चाबी ले लूँगा। कृष्णलाल ने नाराजगी भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। तुम्हारा दोस्त बोलता है, कृष्णलाल ने चौहान से कहा। यह मुझे चोर समझता है, जबकि सारी जिंदगी मैंने इज्जत और शराफत से बिताई है। आज 2 रोटी पेट में डालने के लिए मुझे पॉकेटमारी करनी पड़ गई तो? कृष्णलाल पास आकर चौहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम जगमोहन की बात पर मत जाओ, ऐसी बातें करने की इसे आदत है। अगर हमें तुम पर विश्वास न होता तो क्या इतनी बड़ी रकम हम तुम्हें देते? कृष्णलाल के चेहरे से नाराजगी की रेखाएं कुछ कम हुई। अच्छा, अब कुछ खिला दो। रात के 2 बज रहे हैं, इस समय खाने को कहाँ से मिलेगा? यादव कह उठा। मिल जाएगा, कृष्णलाल ने फौरन कहा। कुछ ही दूर पर एक रेस्टोरेंट है जो सुबह 4 बजे तक खुला रहता है। नाइट सर्विस है। शाम को 4 बजे खुलकर सुबह 4 बजे बंद होता है। मैं अभी लेकर आता हूँ। कृष्णलाल अलमारी वाले कमरे में जाने लगा तो जगमोहन ने टोका, पैसे कम ले जाना। कृष्णलाल ने मुंह बनाकर उसे देखा, फिर बाहर निकल गया। चौहान ने सिगरेट सुलगाकर जेब से बसु की दी लिस्ट निकाली और उस पर लिखे नामों को पढ़ने लगा। 2 मिनट में ही सब नामों को पढ़ लिया। उसके बाद उसने यादव को देखा जो उसे ही देख रहा था। चौहान ने लिस्ट उसे थमा दी। यादव ने भी लिस्ट के नामों को पढ़ा। इस लिस्ट में 18 लोगों के नाम हैं, जिनमें से मैं 4 को थोड़ा बहुत जानता हूँ। चौहान सिगरेट का कश लेकर बोला। बिश्ना राम का नाम रायपुर के अंडरवर्ल्ड में गूंजता है। इंदर सेन और चेतन दास दिल्ली के हैं और चमन लाल बम्बई का है। यादव सिर हिलाकर बोला।
इनमें 3 को मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन एक के बारे में मुझे विश्वास नहीं आ रहा। ताराचंद कपाड़िया लखनऊ का है। दिल्ली से पहले मैं लखनऊ में था। यह वहाँ का नामी व्यक्ति है, रसूख वाला है, और जब तक मैं लखनऊ में रहा यह मेरे दोस्तों में था। दूसरा है मूलचंद रतवाल, यह शायद बम्बई अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है, और तीसरा मांगेलाल है। क्षण भर ठिठक कर बोला, ताराचंद कपाड़िया जैसा इंसान अपराधों में संलग्न है, यह मेरे लिए वास्तव में हैरानी की बात है, वह भी गुंडागर्दी डिपार्टमेंट जैसे लोगों के साथ। यादव के चेहरे पर वास्तव में अविश्वास और उलझन के निशान छा चुके थे। देवराज चौहान ने पुनः सिगरेट का कश लिया। यहाँ आने वाले अपनी जगह खतरनाक हस्ती रखते होंगे, तभी तो ऐसे डिपार्टमेंट का संचालन कर रहे हैं, लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आता कि इस डिपार्टमेंट का संचालन करता कौन है, हेड कौन है। यादव ने लिस्ट टेबल पर रख दी। इतने सारे लोगों से निपटना तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाएगा, यादव बोला। देखा जाएगा। देवराज चौहान लापरवाही से हंसा। देखा नहीं जाएगा, यादव अपने शब्दों पर जोर देकर बोला। तुम्हें इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। तुम अकेले हो और यह ढेर सारे, फिर यह अकेले भी नहीं होंगे, इनके साथ सुरक्षा के लिए आदमी भी होंगे। सबसे कठिन बात है कि सब लोग एक ही जगह पर ठहर रहे हैं। अगर इनमें मीटिंग वगैरह होगी तो तब भी इकट्ठे रहेंगे। किस प्रकार करोगे इन लोगों का मुकाबला? देखा जाए तो हम तीनों भी इस काम के लिए कम हैं। जब वक्त आएगा देख लूँगा इन लोगों से कैसे निपटना। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। एकाएक जगमोहन बोल पड़ा। कोई ज़रूरत नहीं, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। क्यों ज़रूरत नहीं? जगमोहन भड़क उठा। अब यह अक्लमंदी तो है नहीं कि तुम अकेले ही ऐसा खेल खेलने जा रहे हो जो मौत का खेल है। अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ कुछ करके ही मरूंगा। यह कहाँ का कायदा हुआ कि तुम फायरिंग में रहो और मैं यहाँ बैठा रहूं? देवराज चौहान कश देकर बोला। वहाँ पर मौत का जाल बिछा होगा। मैं अकेला होऊंगा तो निश्चिंता के साथ कर सकूंगा। भागना भी पड़ा तो भाग लूंगा। 2 होंगे तो हर काम में कठिनाई आएगी, काम भी ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हारी बेकार की बातों में नहीं आने वाला। देवराज चौहान जगमोहन को घूरने लगा। जगमोहन ठीक कह रहा है, यादव बोल पड़ा। ठीक हो या गलत, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, जगमोहन दृढ़ स्वर में बोला। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।